कोरोना वायरस से अपने और अपने परिवार का बचाव करने के लिए साबुन से बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कट्टरपंथियों के आगे इमरान सरकार तशरीफ झुकाती नजर आ रही है, या यूं कहे कि वह पूरी तरह हुड़दंगियों के दबाव में आ चुकी है। तहरीक-ए-लब्बैक जैसा संगठन, जिसे विगत चुनाव में 25 लाख वोट मिले थे, इस्लाम के नाम पर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरा है। स्थिति यह है कि अगर पाकिस्तान में आज चुनाव कराए जाए तो टीएलपी देश की तमाम बड़ी पार्टियों को पसीने छुड़ा सकती है। इससे इमरान खान को अपनी पार्टी को टीएलपी से चुनौती मिलती दिख रही है। साथ ही विपक्षी दलों ने कट्टरपंथियों के वोट पर गिद्ध दृष्टि जमा दी है। इन वोटों को पाने के लिए पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने टीएलपी की मांग का समर्थन कर दिया है। ऐसे में इमरान खान भी अब पीछे नहीं रहना चाहते हैं। उनके सामने भी अपना वोट बैंक बचाने की चुनौती है। इमरान खान यूं भी कट्टरपंथी जमातों के चेते नेता रहे हैं और उन्हें तालिबान खान के नाम से बुलाया जाता रहा है। पर असली चुनौती यही है कि पहले पाकिस्तान बचाए या अपना जनाधार बचाया जाए, क्योंकि देश से फ्रांसीसी राजदूत के निकालने से जो गंभीर नतीजे आएंगे वह इस देश को तबाह कर देंगे। अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो कुम्हार का आवा बनाया देश अब जल ही रहा है और आगे भी शायद जलता दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिन्ना जिस नफरती विचारधारा से पाकिस्तान बनाकर गए थे वे अब पूरी तरह चरम पर पहुंच गई है। या इंशाअल्लाह बोलकर कोई भी तहमद फाड़ सकता है और अपनी टोपी को उछाल सकता है। साथ ही चौराहे पर बेगम बच्चों के साथ गधैया नृत्य भी कर सकता है। यह भी कह सकते हैं कि इस देश में उस अल्लाह को ज्यादा खतरा है जिसने इन जाहिलों की पैदावार की है। यानी इनका अल्लाह भी जरूर सोचता होगा कि उसकी ये औलादें कहीं नाजायज तो नहीं है। मुसलमान तो चीन में भी रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में भी रहते हैं। इनमें कौन जायज कौन सी नाजायज औलाद है यह बहस का विषय हो सकता है। पर बहस अब इस बात पर हो रही है कि फ्रांसीसी राजदूत की पाकिस्तान से विदाई पर देश पर इसका क्या आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक असर हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजने के बेहद घातक परिणाम होंगे। इमरान द्वारा लिए गए इस फैसले के जवाब में सबसे पहले फ्रांस ही कठोर एक्शन ले सकता है। वह फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने के साथ उसके साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर सकता है। इससे भी बड़ी कार्रवाई फ्रांस में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर हो सकती है। साथ ही फ्रांस की सरकार अपनी कंपनियों को पाकिस्तान में काम बंद करने और वहां निवेश में लगे पैसे को वापस निकालने को कह सकती है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। यहां तक कि शेयर बाजार नीचे गिरेगा और डॉलर की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगेगी। दूसरी बड़ी मार पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर पड़ेगी। पाकिस्तान के पास फ्रांस में बने 150 मिराज लड़ाकू विमान और अगोस्टा पनडुब्बियां एवं अन्य रक्षा सामान है, जिनके कलपुर्जों के लिए पाकिस्तान पूरी तरह फ्रांस पर निर्भर है। फ्रांस से रिश्ते खत्म होने पर उसकी सेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग का अर्थव्यवस्था में 60% योगदान माना जाता है। इस उद्योग से लगभग 1.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। फ्रांस में पाकिस्तान में बने प्रोडक्ट की अच्छी खासी मांग है। फ्रांस ने व्यापारिक गतिविधियों को बाधित करने की कार्रवाई कर दी तो यह पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। पर इमरान खान की परेशानी सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं है। फ्रांस यूरोप का अग्रणी देश है और वह शक्तिशाली देशों में भी शुमार है। इमरान ने खुद कहा था कि अगर उन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला तो पूरी यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी देश पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की हरकतों की वजह से एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। खास बात यह है कि फ्रांस के साथ यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे देश भी हैं। ऐसे में उसे मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिल सकता है। यानी इमरान की हालत सांप के मुंह में छुचंदर वाली हो गई है, जिसे न निगलते बन रहा है और न उगलते ही बन रहा है। इससे बचने के लिए इमरान लोडे ने जो रास्ता अख्तियार किया है उसे पाकिस्तान में मुल्ला नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें झूठ, छल, मक्कारी जैसे सभी अवगुण शामिल हैं। इमरान खान फ्रेंच एम्बेसडर के मुद्दे को पाकिस्तानी गधों की संसद में ले गए हैं। पहले यह ढिंडोरा पीटा गया कि 19 अप्रैल को इस मामले पर वोटिंग की जाएगी। अब मुल्ला नीति के दांव से इसे शुक्रवार तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत से लोगों को यह एक सामान्य सी बात लगी होगी, खासकर जाहिल पाकिस्तानी अवाम के पास इतनी अकल नहीं है जो इस मुल्ला नीति की समझ रखते हो।
दरअसल फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन को लेकर बुलाई गई संसद के विशेष सत्र में कल जानबूझकर हंगामा कराया गया है। यह पाकिस्तान सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। सत्तारूढ़ तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद अमजद अली खान ने फ्रेंच एम्बेसडर को निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया। इसके तुरंत बाद ही तहरीक-ए-इंसाफ के संसदीय मामलों के मंत्री अली मोहम्मद खान ने समिति के गठन के लिए एक दूसरा प्रस्ताव पेश कर दिया। जबकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इसकी इस वक्त बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम का रहनुमा बनने की कोशिश कर रही विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में उतर आई। नवाज शरीफ की पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी ने अनुरोध किया कि विपक्ष को 1 घंटे का समय दिया जाए ताकि वे प्रस्ताव की समीक्षा कर सके, परंतु स्पीकर असद कैसर ने प्लानिंग के तहत वक्त नहीं दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी संसद जंग का अखाड़ा बन गई और मामला गधोबे जूतम पैजार तक पहुंच गया। इसके बाद संसद को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी इमरान लोडे ने जिस मुल्ला नीति को जाहिल अवाम पर चलाने की कोशिश की है, वह फिलहाल कामयाब हो गई है और मामला 2 दिन और आगे खिसक गया है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर इमरान खान को संसद में ही पसीने आ गए हैं और चुनौती उनके लिए कहीं ज्यादा कड़ी हो गई है। दरअसल देश की विपक्षी पार्टियां इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हो गई है। ज्यादातर बड़ी पार्टियां चाहती है कि फ्रेंच एम्बेसडर को देश से निष्कासित किया जाना चाहिए। इमरान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर पाकिस्तान का विपक्ष इस तरह का कदम उठाएगा। मुल्ला नीति यही थी कि विपक्ष इसका विरोध कर सकता है और वह आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं की वाई बटोर लेंगे। पर लगता यूं है कि मामला बुरी तरह से फंस गया है और यह फंसा मामला अब इमरान के गले की हड्डी बनता जा रहा है। उधर मुसलमानों का आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक भी जिद पर अड़ गया है कि फ्रेंच एम्बेसडर के निष्कासन के बाद ही सरकार से कोई वार्ता की जाएगी। हालांकि मीडिया में खबर यह भी सर्कुलेट की गई कि टीएलपी के सरगना साद हुसैन रिजवी को जेल से रिहा कर दिया गया है, मगर हमारी जानकारी के मुताबिक साद हुसैन रिजवी अभी भी पुलिस की हिरासत में है। उसे किसी भी कार्यकर्ता और पारिवारिक सदस्यों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पेशावर, लाहौर जैसे इलाके जहां टीएलपी ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है, वहां मीडिया कवरेज को रोक दिया गया है। खबर है कि इन इलाकों में अभी तक तनाव की स्थिति बनी हुई है और कभी भी विस्फोटक हालात बन सकते हैं। इमरान सरकार देश के हालात काबू करने के लिए झूठी खबरों को सर्कुलेट कर रही है, जिसमें रिजवी की रिहाई, मामला संसद में पहुंचने और सब कुछ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इमरान के सामने विकल्प यही बचते हैं कि वह किसी तरह टीएलपी को शांत बिठाए या फिर फ्रांस को निवेदन करे कि वह खुद ही अपने राजदूत को बुलाकर पाकिस्तान को किसी बड़े संकट में जाने से बचा ले। तीसरा विकल्प यही है कि असेंबली में इस मुद्दे को धीरे धीरे लंबा खींचा जाए और देश में माहौल सुधरने का इंतजार किया जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।